हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इस तरह के टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे तरीके देखिए, वीडियो तो बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा यूनिक है क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरडे में काम करना चाहते हैं, लेकिन इंटरडे काम करने के लिए आपके पास वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में एकदम नए हो। तो कौन कौन से चीज़ें हैं जो इंटरडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ना ही आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक, फ्यूचर, इक्विटी, सभी सेगमेंट में। लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता। तो फर्स्ट, मार्केट स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी पैरामीटर्स को बारीकी से समझने के बाद ही आप इंट्राडे में अपना डिसीजन ले सकते हो। सो कौन कौन से फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है ग्लोबल मार्केट। देखिए, आजकल के टाइम में ग्लोबल मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारा जो निफ्टी है वो ग्लोबल मार्केट को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है। अगर ग्लोबल मार्केट किसी भी रीज़न से फॉल हो गया तो निफ्टी भी क्रैश हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो निफ्टी भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे मार्केट है। अमेरिका में डाउ जोन्स है, नैस्डैक है। डाउ जोन्स नॉर्मली एक इंडेक्स है, ठीक है, ये कोई एक्सचेंज नहीं है, ये सिर्फ आपको एक मार्केट का आउटलुक देता है जिसमें 30 अमेरिका के सबसे बड़े कंपनी इंक्लूडेड है। नैस्डैक एक एक्सचेंज भी है और इंडेक्स भी है जहाँ पे 100 सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी इंक्लूडेड है। ठीक है, नैस्डैक में बहुत सारे स्टॉक है जो आईटी रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अगर नैस्डैक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश के आईटी स्टॉक पे पड़ेगा क्योंकि नैस्डैक में टेक्नोलॉजी स्टॉक बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है FTSE 100, ये यूके का एक्सचेंज है। सेस 40 ये फ्रांस का एक्सचेंज है। डैक्स 30 ये जर्मनी का एक्सचेंज है। SGX निफ्टी आप सबको पता ही है, जो हमारा निफ्टी है जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है उसे हम SGX निफ्टी बोलते हैं। और लास्ट में आता है हैंगसेंग यानी हांगकॉन्ग। दोस्तों, 5 साल पहले की बात है जब मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता था। आजकल के टाइम में मैं ट्रेडिंग करता हूँ ओनली 5 और 6 इन अ मंथ, बट मैक्सिमम टाइम मैं डिलीवरी लेता हूँ और एज ए इन्वेस्टर ही काम करता हूँ। तो 5 साल पहले हैंगसेंग बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हुआ करता था। तो अब हम इंडियन जो मार्केट होता है वो सिर्फ SGX निफ्टी को ही नहीं, हैंगसेंग को फॉलो करता था। लेकिन आजकल के टाइम में ये पूरा हैंगसेंग को नहीं फॉलो करता। ठीक है, हैंगसेंग को ये एकदम ही अवॉइड करता है। सिर्फ डाउ जोन्स के मूवमेंट के ऊपर ही हमारे निफ्टी मूव करता है। और लास्ट 1 ईयर से अगर आप डाउ जोन्स का मूवमेंट और निफ्टी का मूवमेंट देखो तो वो बहुत ही सिमिलर है। डाउ ऊपर चलेगा तो निफ्टी भी ऊपर चलेगा, डाउ गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करते हैं। देखिए, अमेरिकन मार्केट सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी 3 मंथ, ठीक है, US जॉब जो डेटा होता है उसका रिव्यू किया जाता है। अगर US में जॉब घटते तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वहाँ के मार्केट को पड़ता है, मार्केट गिरता है। अगर जॉब डेटा बहुत अच्छा रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, सेकेंड आता है प्रेसिडेंट ट्वीट। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दिन ट्वीट करते हैं, तो उनका जो ट्वीट है वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी होता है। अगर वो ट्वीट बहुत अच्छे रीज़न से करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है। अगर ट्वीट नेगेटिव होता है तो मार्केट क्रैश हो जाता है। ठीक है, थर्ड आता है बिग इन्वेस्टर। ठीक है, बिग इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक को सेल करते हैं, किसी सेक्टर के बुलिश होते हैं तो स्टॉक मार्केट आसानी से बढ़ता है और वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जैसे हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है जिसे हम बिग बुल कहते हैं, वैसे ही वॉरेन बफेट है जो अमेरिका में सबसे बड़े इन्वेस्टर है। तो वॉरेन बफेट अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बुलिश है वो बाई करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी उसी तरह के स्टॉक या उसी तरह के सेक्टर में पड़ता है। उसी तरह से अगर वो सेल करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे स्टॉक पे पड़ता है। ठीक है, लास्ट आता है
यूएस चाइना ट्रेड वॉर, आज लास्ट 1 ईयर से ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी से कारण यूएस मार्केट और चाइना मार्केट गिरता है, बढ़ता है, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है, क्योंकि यूएस और चाइना दुनिया के सबसे बड़े 2 जीडीपी वाले देश हैं, ठीक है। सो सेकेंड आता है रिजल्ट सीजन। देखिए रिजल्ट सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट सीजन का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। अगर किसी लार्ज कंपनी का रिजल्ट बहुत ख़राब आया, लाइक रिलायंस, लाइक एचडीएफसी बैंक, ठीक है, जो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक गिरेंगे और इंडेक्स को भी गिराएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे तो इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडेक्स में भी पड़ेगा और इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही ग्लोबल जो लार्ज स्टॉक होते हैं, ठीक है, सपोज आप मान लो एसेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, ये सारे जो आईटी स्टॉक है, अगर ये आईटी स्टॉक अमेरिकन मार्केट में ख़राब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट नैस्डैक में पड़ेगा, नैस्डैक क्रैश हो जाएगा और इंडिया में जो आईटी स्टॉक है वो भी गिरेगा, ठीक है। थर्ड होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। आजकल के टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप सभी जानते हो यूएस चाइना ट्रेड वॉर के साथ साथ हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर इशू भी एक मेजर फैक्टर है। बहुत सारे दिन है जब मार्केट बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेड कर रहा था, लेकिन सडनली मार्केट पे क्रैश आ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर का इशू था। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का इशू तो हमेशा ही रहता है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और आजकल के टाइम पे आप जब भी ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, स्टॉप लॉस ऑलवेज लगा के रखो, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम क्रैश होता है और मार्केट किसी भी टाइम बढ़ भी सकता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करते हो और अगर बाई करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। मार्केट कितना भी अच्छा हो, एक न्यूज़ मार्केट को क्रैश करने के लिए काफ़ी होता है और आपका लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के काम करिए और अपना रिस्क जान के काम करिए। फोर्थ आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आप सभी जानते हैं इंडिया क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। लाइक गल्फ कंट्री, लाइक रशिया, लाइक अमेरिका, ये बहुत क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और सारे दुनिया में इसका सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश के सभी स्टॉक पे पड़ता है, हमारे मार्केट पे पड़ता है और हमारा मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे ऑयल मैन्युफैक्चरर पे पड़ता है। लाइक ओएनजीसी हो गया, रिलायंस हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो ऑयल रिफाइन करते हैं लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, इनके लिए नेगेटिव होता है। साइमल्टेनियसली जब क्रूड का प्राइस गिरता है तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ये बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है। सडनली ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए ये स्टॉक गिरते हैं। फिफ्थ आता है डॉलर प्राइस। अच्छा, डॉलर प्राइस आने से पहले मैं क्रूड ऑयल के रिलेटेड और एक बात, हमारा जो इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो सीधा सीधा डीजल पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ता है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो नॉट ओनली स्टॉक मार्केट गिरता है, बहुत से जो स्टॉक है, बहुत से कंपनी है, वो अपना प्राइस हाइक भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर प्राइस हाइक करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, तो प्राइस हाइक नहीं करते, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके ऑपरेशनल कॉस्ट पे भी आता है। तो इसीलिए वो उनका जो प्रोडक्शन के साथ साथ जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। डॉलर प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, डॉलर अगर बढ़ता है तो हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि रुपये का वैल्यू गिरेगा। अगर रुपये का वैल्यू गिरेगा तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, और जो बॉन्ड है वो सीधा सीधा बैंक के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो बैंक का वैल्यूएशन भी गिरेगा। अगर डॉलर का प्राइस गिरता है तो हमारा इंडियन करेंसी का है जो वैल्यूएशन बढ़ता है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? बॉन्ड मार्केट पे, और बैंकिंग स्टॉक ग्रो करेंगे। वैसे ही जो आईटी स्टॉक होते हैं वो ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक होते हैं, लाइक टाटा मोटर, टाटा स्टील, मदरसन, सुमी, ये सब जो स्टॉक है ये ग्लोबल स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली इनका बिजनेस इंडिया में, इनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो डॉलर प्राइस गिरने से इन स्टॉक को भी नुकसान होता है, लेकिन डॉलर प्राइस अगर बढ़ेगा तो इन स्टॉक के लिए अच्छा होता है। सिक्स आता है इलेक्शन न्यूज़। इलेक्शन न्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन न्यूज़ स्टॉक मार्केट को गिराता भी है या बढ़ाता भी है। सडनली अभी इंडिया में बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो किसी स्टेट में अगर इलेक्शन हो गया और बीजेपी हार जाता है तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पड़ता है और स्टॉक मार्केट गिर सकता है। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है, ठीक है। सडनली
अगर यूएस में इलेक्शन आता है तो यूएस का इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है अभी, और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोस्त बताना चाहता हूँ। सडनली आप मान लो कि नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रंप हार जाते हैं तो इसका सीधा सीधे पे इंडियन मार्केट पे पड़ेगा और इंडियन मार्केट बहुत ज़ोर से क्रैश होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप होगा। तो ठीक है, तो इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब अगर किसी दिन आप ट्रेड करते हो तो इलेक्शन रिलेटेड कोई न्यूज़ आने का प्रेडिक्शन है तो बहुत ही संभाल के ट्रेड करो, या तो न्यूज़ आने के बाद ट्रेड करो, और अगर आप प्रेडिक्शन बहुत अच्छी तरह से करना जानते हो तो यही होगा तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट लगाना मत भूलना। सेवेंथ आता है, ये थोड़ा टेक्निकल बात है, वो है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और पुट कॉल रेशियो से हम जान सकते हैं कि मार्केट का आउटलुक क्या है। अगर पुट कॉल रेशियो 1.2 और उससे लो होता है तो इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। 1.5 इज़ एवरेज पुट कॉल रेशियो, और 1.8 या इससे ज़्यादा ओवरबॉट होता है। तो एवरीडे मार्केट आवर्स शुरू होने से पहले पुट कॉल रेशियो जान ले। किसी भी न्यूज़ चैनल आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, मनी कंट्रोल साइट पे ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकता है। अगर मार्केट ओवरबॉट है तो बाई मत कीजिए, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। ओके, सेल करने के लिए रेडी हो। और अगर आपका पुट कॉल रेशियो 1.2 इसके नीचे है तो सेल मत कीजिए, प्रिपेयर रहिए गिरने के लिए। और अगर मार्केट गिरता है तो स्टॉक को बाई कीजिए। 1.5 एवरेज होता है, तो ये नो ट्रेड जोन होता है, मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, रिस्क कम है दोनों तरफ। नंबर 8 पे आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, आप एनएससी के साइट पे जाके ये ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। सपोज अगर आप मान लो कि निफ्टी का करंट वैल्यूएशन है 11,450, अगर 11,500 के कॉल ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस है। जब भी 11,500 के तरफ मार्केट जाएगा तो मार्केट क्रैश हो सकता है, तो यहाँ पे आप सेल्फ पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। उसी तरह से 11,400 के पुट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये एक सपोर्ट है। जब भी 11,400 के करीब मार्केट आएगा तो आप बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो ये ओपन इंटरेस्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अनुसार ही आप अपना पोजीशन बनाइए। ठीक है, नंबर 9 पे आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। देखिए, आजकल तो रिजर्व बैंक का मीटिंग एक बहुत ही आम बात है। ठीक है, एवरी 3 मंथ में ये मीटिंग होता है रेट कट के लिए, लेकिन कोविड टाइम में एवरी मंथ कोई ना कोई रिजर्व बैंक का इवेंट रहता है, वो मॉनिटोरियम हो, वो कुछ भी रीज़न का हो। तो इन इवेंट से पहले बैंक स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है तो बाइंग आता है, नेगेटिव आता है तो लोग शॉर्ट करते हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़े। समझ लो कि रेट कट को लेकर कोई फैसला आने वाला है तो ज़रा कॉशियस हो जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। आजकल तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे केसेस चल रहे, बहुत सारी कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट में, आइडिया हो या कोई भी कंपनी हो, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बैंक पे पड़ता है और दूसरे स्टॉक में ही पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आने वाला है तो उससे पहले कॉशियस हो जाइए। ठीक है, अगर आपको पता है कि किस तरफ फैसला आएगा तो आप पहले ही पोजीशन बनाना चाहते हो तो बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटेन किया। अगर मेरा ओपिनियन ले तो हमेशा कोई फैसला आने के बाद ही अपना पोजीशन को क्रिएट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट DII मार्केट आउटलुक। ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन न्यूज़ एवरी डे। स्टॉक मार्केट पे आप ओपन करोगे कोई टीवी चैनल तो आप देखोगे DII स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बुलिश या बेरिश होते हैं। ठीक है, वो किसी भी बड़े स्टॉक के टारगेट देते हैं। ठीक है, वो बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं। ऑन द सेम वे वो इंडेक्स में भी बुलिश और बेरिश होते हैं, ग्लोबल मार्केट को, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसके लिए भी मार्केट गिर सकता है, मार्केट बढ़ सकता है। तो ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सभी पैरामीटर्स को आप बारीकी से देखिए। ठीक है, और उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर इन सभी चीज़ों का आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप लॉस नहीं होगी। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलना, क्योंकि स्टॉप लॉस ऐसा चीज़ है जो आपके लॉस को बहुत ही कम करने में हेल्प करता है। वेलकम बैक गाइस, आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका डाउट बहुत क्लियर हो चुका होगा कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।